ये एक तरह की रस्म होती है बेटा। लेकिन मुझे तो खाना बनाना आता ही नहीं है। मैंने आज तक कभी कुछ नहीं बनाया। बहू, ये तेरा मायका नहीं ससुराल है, यहाँ तुझे सारे काम करने होंगे। सास की ये बात सुन आरोही मायूस हो जाती है और उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। आरोही की आंखों में आंसू देख गीतांजलि उसे समझाते हुए कहती है, अरे बेटा रो मत, कोई बात नहीं। अगर तुझे खाना बनाना नहीं आता, धीरे धीरे तू सब सीख जाएगी। एक काम कर, शगुन के लिए तू आज सिर्फ चाय ही बना ले, बाकी काम मैं तुझे बाद में सिखा दूंगी। पर सासू माँ, मुझे तो चाय बनानी भी नहीं आती, मैं चाय कैसे बनाऊंगी? बेटा परेशान मत हो, मैं हूं ना, मैं सिखाती हूँ तुझे चाय बनाना। गीतांजलि आरोही को चाय बनाना सिखाने लगती है। अपने जीवन में पहली बार चाय बना रही आरोही आज बेहद खुश होती है। वो सभी को खुशी खुशी चाय देती है, जिसके बाद वो अपनी माँ गायत्री को फोन करती है और ससुराल में अपने पहले दिन के बारे में बताती है। माँ, आपको पता है, आज सासू माँ ने मुझे चाय बनानी सिखाई और मैंने सबको अपने हाथ की चाय बनाकर भी दी। और आपको पता है, सबने मेरे हाथ की बनी चाय की कितनी तारीफ की। आरोही की ये बातें गायत्री को खटकने लगती है। आरोही, हमने तुझे आज तक राजकुमारी की तरह रखा है और ससुराल भी तुझे रानी बनाकर भेजा था, और वहां जाकर तू नौकरानी वाले काम कर रही है। माँ, लेकिन ये तो रस्म है ना, जो हर बहू करती है अपनी पहली रसोई के दिन। अरे रस्म है तो क्या हुआ? सुन, जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करना। आगे से जब भी तेरी सास तुझे कोई काम दे या कुछ भी बनाने के लिए बोले, तो तू अपनी तबीयत खराब होने का बहाना कर देना। लेकिन माँ, ये तो झूठ होगा ना? अगर तूने अभी मेरी बात नहीं मानी ना, तो सारी जिंदगी रानी की जगह ऐसी ही नौकरानी बनकर रह जाएगी। सुबह जब घर का सारा काम हो जाए तभी बिस्तर से उठना, और अगर वो फिर से तुझे चाय बनाने के लिए बोले तो तू अपने सिर दर्द का बहाना बना देना। माँ की बातों में आकर आरोही ठीक वैसा ही करती है जैसा गायत्री ने सिखाया। वो रोजाना सुबह लेट उठती और जब भी उसकी सास उससे कोई काम करने को कहती तो तबीयत खराब होने का बहाना कर देती। समय ऐसे ही बीतता चला जाता है। एक दिन, बहू जरा एक गिलास पानी ला कर देना। ससुर की आवाज सुनकर आरोही बिस्तर से उठ ही रही होती है कि तभी उसे माँ की कही बात याद आ जाती है, जिसके बाद वो कंबल ढककर सोने का नाटक करने लगती है। आरोही के रवैये से घर में सभी परेशान होने लगते हैं, जिस पर एक दिन गीतांजलि उससे बात करने की ठानती है और उसके रूम में जाती है। बहू, ये सब क्या चल रहा है? हम जब भी तुझे कोई काम सौंपते हैं तू झट से बहाना बना देती है। आखिर बात क्या है? तू क्यों कर रही है ऐसा? सास की बातें सुन आरोही अपनी गर्दन नीचे झुका देती है। क्योंकि अगर मैंने एक बार काम किया तो आप जिंदगी भर मुझसे यूं ही काम करवाती रहेंगी, और इस घर में सिवाय एक नौकरानी की मेरी कोई अहमियत नहीं होगी। बहू के मुंह से ऐसी बातें सुन गीतांजलि के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो आरोही को बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है। आरोही ये बात अपनी माँ को बताने के लिए झट से उन्हें कॉल करती है और फोन पर सब कुछ बताने लगती है। एकदम सही किया तूने बेटा, ऐसे ही करते रहना। और सुन, अगर उन्होंने दोबारा तुझे कुछ बोला ना तो तुरंत मुझे कॉल करना और अपना सामान बांध कर तैयार रखना। मैं आकर तुझे वहां से ले जाऊंगी। आरोही उसकी बातों पर हामी भरते हुए फोन रख देती है और अपने रूम से बाहर निकलकर देखती है कि उसकी सास गीतांजलि रसोई में अकेले काम कर रही हैं। ये सब देखकर उसे थोड़ा दुख भी होता है। वो सास के पास आती है। सासू माँ, आप कहे तो मैं माँ से कहकर घर में आपके लिए काम करने वाली रखवा दूं, इससे आपकी मदद भी हो जाएगी। इसकी कोई जरूरत नहीं है, तू चिंता मत कर। मैं तुझसे अब कोई काम करने के लिए नहीं बोलूंगी। वैसे भी अब मैं समझ चुकी हूँ, तू इस घर को अपना नहीं मानती। पर इसमें तेरा भी कोई कसूर नहीं है, तुझे सीख ही ऐसी मिली है। गीतांजलि की बातों से आरोही को बहुत दुख होता है। अब घर में कोई उससे पहले जितना प्यार नहीं करता और ना ही उससे कोई पहले जितना बातें करता है। इससे उसे बहुत बुरा लगता है और वो अपनी माँ से फोन पर रोते हुए कहती है,
माँ मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। कोई मुझसे अब पहले की तरह बात ही नहीं करता। सासू माँ भी अब मुझसे बहुत कम बोलती हैं। अरे तू परेशान मत हो, मैं अभी वहाँ आकर उन लोगों को सबक सिखाती हूँ। थोड़ी ही देर में गायत्री अपनी बेटी के ससुराल पहुंच जाती है। गायत्री को देखकर आरोही के ससुराल वाले हैरान हो जाते हैं। सासू माँ, आप यहाँ इस समय ऐसे अचानक, सब ठीक तो है ना? अगर सब ठीक होता तो मुझे यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ती। आप कहना क्या चाहती हैं? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। प्लीज साफ साफ कहिए। साफ साफ सुनना है तो सुनिए। मैं अपनी बेटी को यहाँ से ले जाने आई हूँ। अब वो यहाँ आप लोगों के साथ और नहीं रहेगी। क्यों, क्या हो गया समधन जी? हमसे कोई गलती हुई है क्या? अब तो हम उसे कोई काम करने के लिए भी नहीं कहते। मैंने फैसला कर लिया है, अब मेरी बेटी इस घर में नहीं रहेगी, बस। समधन जी, अगर जाने अनजाने में हमसे कोई भूल चूक हुई हो तो हमें माफ कर देना, लेकिन इस तरह बहू को लेकर तो मत जाइए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। आरोही हमारे घर की लक्ष्मी है। हम सब उससे बहुत प्यार करते हैं। हम उसे प्यार से डोली में बिठाकर यहाँ लाए थे, ऐसे कैसे जाने दे सकते हैं? आरोही पीछे छुपकर खड़ी सारी बातें सुन रही होती है। उसे अपने किए पर और अपनी माँ की बातों पर अब बहुत पछतावा होने लगता है। वो अपना सामान वापस अपने रूम में रखकर बाहर आती है। माँ, ये मेरा ससुराल है और मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। अगर यहाँ से कोई जाएगा तो वो हैं आप। आज मुझे समझ में आया कि आपने हमेशा मुझे गलत सीख ही दी है। आप मेरी माँ है, मेरा भला ही चाहेंगी, ये सोचकर मैं आपकी हर बात मानती चली गई। लेकिन आप तो मेरा बसा बसाया घर तबाह करने पर लगी थी। वो तो अच्छा हुआ जो समय रहते मेरी आँख खुल गई, नहीं तो आज मेरी मंद बुद्धि और आपकी गलत सीख की वजह से मैं बर्बाद हो जाती। ये कैसी बातें कर रही है तू आरोही? माँ हूँ मैं तेरी, मैं तेरा घर क्यों बर्बाद करूंगी? मैं तेरा भला चाहती हूँ बेटा। माँ, आप अगर सच में मेरा भला चाहती होती ना तो कभी मुझे मेरी सास के काम में मदद करने से मना नहीं करती। आप कभी मुझसे ये नहीं कहती कि मैं अपना ससुराल छोड़ दूं, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरी सास ने मुझे चाय बनाने के लिए बोला, या इसलिए कि वो मुझसे कोई काम बोलती ही नहीं, खुद चुपचाप सब काम कर लेती है। आपने हर समय मुझे बस गलत ही सीख दी है, कभी कुछ अच्छा नहीं सिखाया माँ आपने। बेटा, ऐसा नहीं बोलते। माँ है वो तुम्हारी। उन्होंने जो कुछ भी किया तुम्हारा अच्छा सोच कर ही किया। आगे से अपनी माँ से इस तरह से कभी बात मत करना। देखा माँ, जिन्हें लेकर आपने मुझे हमेशा गलत सीख दी है ना, आज वही आपकी वकालत कर रही हैं। मुझे माफ कर दीजिए समधन जी। मैं अपनी बेटी के प्यार में इतनी अंधी हो चुकी थी कि जाने अनजाने में उसी का घर तोड़ने चली थी। ये कैसी बात कर रही हैं आप? अब इन बातों पर बात करके क्या फायदा? जो हो चुका है उसे भूलकर फिर से एक नए रिश्ते की शुरुआत करते हैं। इतने में ही आरोही अपनी सास के पास आकर झट से उनके गले लग जाती है और अपनी गलतियों की माफी मांगती है और फिर उसे गले लगा लेती है। नव्या बहू अपने ससुराल के गेट पर बैठकर बिलख बिलख कर रो रही थी। मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मेरी तो किस्मत ही फूटी है। मुझसे तो कोई प्यार ही नहीं करता। इतनी बुरी हूँ क्या मैं? सभी आस पड़ोस वाले नव्या को यूं रोता हुआ देख रहे होते हैं और तभी उन सबकी नजर उसके हाथ की चोट के निशान पर जाती है। अरे नव्या बेटा, तुम्हारे हाथ पर ये चोट का निशान कैसा है? बेलन लगा है जोर से। हे भगवान, बेचारी लड़की, इसके घर वालों ने इस पर बहुत अत्याचार किया है लगता है। हाँ, इसे बेलन से मारकर घर से बाहर भी निकाल डाला। कितने बेरहम लोग हैं। ऐसे लोगों को तो मार मार कर उनका भरता बना देना चाहिए। मुझे लगता है कि हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। इस बेचारे को इंसाफ तो मिलना ही चाहिए, वरना इसके ससुराल वाले इसका जीना दुश्वार कर देंगे। हाँ बहन जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। रुकिए,
मैं अभी पुलिस को फोन लगाता हूँ। कुछ ही देर बाद मोहल्ले में पुलिस की वैन आती है और पुलिस ऑफिसर सीधे नव्या के ससुराल में घुसकर उसके पति अद्वैत को डंडे से मारने लगते हैं। क्यों रे, बहुत मर्दानगी दिखाता है क्या बीवी को मारकर? हाँ, ये ले ले ले, ये मारेगा और मारेगा, बोल। रुकिए, अरे रुकिए इंस्पेक्टर साहब, रुकिए तो। अरे रुक जाइए इंस्पेक्टर साहब, मत मारिए मेरे बेटे को, इसकी कोई गलती नहीं है। मत मारिए भैया को इंस्पेक्टर साहब, प्लीज। इंस्पेक्टर साहब हमारी बात तो सुनिए। तभी पुलिस इंस्पेक्टर रुक जाते हैं और सास राजेश्वरी, ससुर बलवंत और ननद डॉली कहते हैं, अरे ऐसे कैसे इंस्पेक्टर हो आप? आपको कुछ पता भी है यहाँ क्या हुआ है? बिना कुछ जाने समझे मेरे बेटे की ही सुताई कर दी। देखिए उसके शरीर का हर एक भाग लाल हो गया है। नव्या भाभी डायमंड सेट मांगने की जिद कर रही थी और जब भैया ने मना किया तो वो रोने लग गई और दोनों में झगड़ा होने लगा। और जिस झगड़े से परेशान होकर राजेश्वरी ने अद्वैत को बेलन मारा, लेकिन तभी नव्या बहू बीच में आ गई और उसके हाथ पर बेलन लग गया और फिर नव्या रोते रोते बाहर चली गई। लेकिन हमें तो आपके आस पड़ोस वालों ने ये कहा कि आप ही लोगों ने इन्हें बेलन से मारा है और घर से बाहर भी निकाल दिया है। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैंने उन सब से इतना जरूर कहा कि मुझे बेलन के लगने से चोट आई है, लेकिन ऐसा नहीं कहा था कि कैसे बेलन लगा मुझे। हाँ, बेचारे इंस्पेक्टर साहब अपना सर पकड़ लेते हैं और वहां से चले जाते हैं। नव्या ऐसे ही रोती रहती है और हमेशा विक्टिम यानी कि दुखी बनकर दूसरों को फंसाती रहती है और मुसीबत में डालती रहती है। ओ गॉड नव्या भाभी, आपको ना कुछ भी नहीं आता, ना साफ सफाई करना, ना ही ढंग का खाना बनाना। सीधे देखो कैसे आपने मेरे पराठे को जला दिया है। अब मैं इस जले हुए पराठे को खाऊं क्या? आप ना किसी काम की नहीं हो। जाओ जाकर दूसरा अच्छा वाला पराठा बनाकर लाओ। नव्या रोनी सूरत बनाती है और गुस्से से डॉली के पराठे की प्लेट को रसोई में ले जाकर पटकती है। समझती क्या है अपने आप को? ननद है तो मालकिन बन के हुक्म देगी। अरे रुक बेटा, तुझे तो मैं अब अच्छे से बताती हूँ कि मैं किस काम की हूँ। नव्या डॉली के कमरे में जाकर उसकी बुक्स की हैंडराइटिंग की कॉपी करके उसी हैंडराइटिंग में एक पेपर पर कुछ लिखती है और बाद में अपनी सारी साड़ियों को जला देती है और उन पर वो लिखा हुआ नोट भी साइड में रख देती है और जोर से रोने का टेप शुरू कर देती है। मेरी साड़ियाँ, डॉली मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? नव्या के रोने की आवाज सुनकर सभी उसके कमरे में आ जाते हैं और तब, क्या हुआ नव्या बहू, तुम रो क्यों रही हो? अरे बाप रे, ये तुम्हारी साड़ियाँ किसने जला दी? डॉली ने। डॉली, तूने अपनी ही भाभी के साथ ऐसा क्यों किया? भैया मैंने कुछ भी नहीं किया है। ये देखिए इस चिट्ठी में क्या लिखा है, पढ़िए इसे। अद्वैत उस नोट को पढ़ने लगता है। आपने पराठे जलाए ना, अब देखना भाभी मैं आपकी साड़ियाँ जलाऊंगी और अगर मेरे हुक्म को सर आंखों पर नहीं रखा तो मैं आपको सांस तक नहीं लेने दूंगी। फिर चाहे मेरे बूढ़े और बेवकूफ माँ बाप बीच में क्यों ना आए या वो छछुंदर भाई। ये सब सुनकर राजेश्वरी, बलवंत और अद्वैत तीनों गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं। बेशरम लड़की, तू हमारे बारे में ऐसा सोचती है? हम बेवकूफ हैं। माँ मेरा यकीन कीजिए, माना कि ये मेरे जैसी ही हैंडराइटिंग है, लेकिन ये सब मैंने नहीं लिखा माँ। और फिर इस तरह नव्या अपनी ननद को उसी के माँ बाप से पिटवा देती है और उसके मन को खूब शांति मिलती है। ऐसे ही रोने का ढोंग रचा रचा कर नव्या दूसरों को दुविधा में डालती रहती। एक दोपहर अचानक से नव्या की माँ कांता और उसके पिता केशवलाल आते हैं और बहुत गुस्से में होते हैं। समधन जी, आपको जरा भी शर्म नहीं आती? अरे मेरी भी एक बहू है, लेकिन मैं उसके साथ इतना अत्याचार तो नहीं करती। नव्या ने रोते रोते हमें वीडियो कॉल पे सब बताया कि कैसे उसकी तबीयत इतनी खराब होने के बावजूद भी आप उससे काम करवा रही हो। नव्या एक कोने में बैठकर रो रही है।
उसका सिर्फ सर दर्द हो रहा होता है, लेकिन अपने माँ बाप के सामने रो रो कर वो उनसे अपनी सास को और भी डांट पड़वाती है। देखिए समधी जी, समधन जी, पहले ही कह दे रही हूँ, मेरी फूल सी बच्ची पर इतने अत्याचार करना बंद कर दीजिए, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अरे लेकिन कांता बहन, मेरी बात तो सुनिए। कांता और केशवलाल वहां से चले जाते हैं और राजेश्वरी उनके डर के मारे खुद ही सारा काम करती और थोड़ा काम डोले से करवाती। अपनी सास और ननद को यूं काम करते देख नव्या बेहद खुश होती है। अब कुछ दिन बीत जाते हैं और नव्या का जन्मदिन आने वाला होता है। तभी वो अपने रोने धोने का नाटक करके अद्वैत को पूरी तरह कंगाल कर ढेर सारी शॉपिंग करती है और ऐसे ही अकेले में खुद से कहती है, कल मेरा बर्थडे है, कल तो मैं रो रो कर आंसू का समुंदर बहाऊंगी और अद्वैत से डायमंड सेट लेने का अपना मिशन सक्सेसफुल करके रहूंगी। आज तक मेरे रोंदू होने के नाते सभी ने मेरी मदद की है। आखिर रोना ही तो एक ऐसा औजार होता है जो हर किसी के दिल को पिघला दे। रोने की एक्टिंग से ही तो मेरी लाइफ इतनी सुपर्ब है। तभी राजेश्वरी और डॉली दोनों भी नव्या की ये बातें सुन लेते हैं और उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। क्या? इसका मतलब ये रोने का नाटक करती है? अब समझिए आप माँ, उस दिन भी भाभी ने मुझे आप लोगों से पिटवाने के लिए वो सारी चाल रची थी। ये हमेशा ऐसे ही विक्टिम कार्ड खेलकर सब लोगों को अपनी झांसे में फंसाती है और सिंपैथी गेन करती है। लेकिन अब नहीं, अब बस बहुत हुआ। अब कल देखना क्या होता है। राजेश्वरी और डॉली सभी घर वालों को, पास के मोहल्ले वालों को और नव्या के मायके वालों को नव्या की सच्चाई बताते हैं। और अगले दिन जब कोई उसे बर्थडे विश नहीं करता तब, ओ हेलो, आज सब खाने में व्यस्त हैं। मैं आप सबसे कुछ कह रही हूँ। अरे आज मेरा जन्मदिन है। अद्वैत, तुमने बर्थडे पार्टी के लिए होटल तो बुक कर लिया है ना? कम ऑन यार, आप सब मुझे विश तो करो। बहू जाकर चावल उबालने को रख दो। माँ, पापा, भैया, चलो मैं कॉलेज के लिए निकलती हूँ, मुझे लेट हो रहा है। बाय, हैव अ गुड डे एवरीवन। चलो मैं अभी अपने दोस्तों के पास जाता हूँ। नव्या, चावल उबालने से पहले मुझे वो अलमारी में से मेरी नीले रंग की फाइल ढूंढ कर दे देना। लेकिन मेरा जन्मदिन। सभी अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं और कोई भी नव्या को बर्थडे विश नहीं करता। वो मोहल्ले में जाती है, वहां भी कोई नहीं करता। फोन पर उसकी माँ कांता और पिता केशवलाल भी नहीं करते। इस सब से दुखी होकर वो असल में रोने लगती है। हमेशा से रोंदो बनकर नाटक करके सबको फंसाते आई हूँ, लेकिन आज पहली बार सच में मुझे रोना आ रहा है। मेरा जन्मदिन है और